हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट किया है और अभी जो हमने कंपोनेंट स्टार्ट किया उसका वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिटेल में समझा था, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग एजम्पशंस बताई थी कि किस किस एजम्पशंस में हमने अकाउंटिंग को यूज़ करना होता है, क्या क्या एजम्पशंस रहती हैं जिस पे हम अकाउंटिंग हमारी बेस्ड रहती है। और आज जो है आज हम थर्ड लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो आपका कंपोनेंट है अकाउंटिंग, उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स है ना। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझने की बात की गई है और उसकी बेसिक टर्म्स। तो आज हम बेसिक टर्म्स करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने दो टर्म्स लिखी है बोर्ड पे। वो टर्म्स क्या है, पहली है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। कई बच्चों को डाउट रहता है कि अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, classifying and interpreting, ठीक है, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपको इसका डिटेल में मीनिंग समझना है, आपको हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने ये डेफिनेशन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे अकाउंटिंग का मीनिंग समझने में। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो, हम अकाउंटिंग में उसको बिल्कुल भी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में पहला स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग फेज को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपके पास आपने किसी शॉप पे क्या किया, आप किसी शॉप के मालिक हो, आपके पास कोई पर्सन आया है सामान लेने के लिए उधार पे, आपने उसका सामान लिया और उसकी एंट्री नोटबुक पे कर दी। वो एंट्री करना, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो जो, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। उसके बाद के प्रोसेस देखो, अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ, आप आर्ट भी बोल सकते हो और प्रोसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है, प्रोसेस बोल सकते हो कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डिंग क्या है, उस प्रोसेस का पहला पार्ट, ठीक है। उस प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, आपका बुक कीपिंग, राइट। समझ में आई? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया। एक और हम इसके 3-4 पॉइंट्स डिफरेंस के देख लेते हैं। मैं इस तरफ बुक कीपिंग लिख रहा हूं और इस तरफ मैं अकाउंटिंग लिख रहा हूं, ठीक है। पहला डिफरेंस तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, वो आप देख सकते हो कि पहला डिफरेंस क्या है, ये पूरा आर्ट है, ये पूरा प्रोसेस है। ये क्या है, ये प्रोसेस है पूरा, और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है उस प्रोसेस का, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और ये उस प्रोसेस का पहला स्टेप है, ठीक है। इसके लिए हमको, अकाउंटिंग के लिए हमको रिक्वायर्स स्किल, नॉलेज। इसके लिए हमको स्किल्ड नॉलेज चाहिए, बिल्कुल अकाउंटिंग की फील्ड में हमको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप बुक कीपिंग कर रहे हो, तो क्या आपने जब एंट्री करनी है नोटबुक पे, क्या आपको उसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत है? आपको बस डेटा मिलना चाहिए कि डेटा में क्या लिखा है कि आपने उसको इतने का सामान बेचा और कैसे बेचा, उधार में बेचा या कैश में बेचा, आपको उसकी एंट्री करनी है। तो डज नॉट रिक्वायर स्किल्स। ये कौन करता है, ये जूनियर स्टाफ करता है। जूनियर स्टाफ करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपर बोलते हैं। ये किसके द्वारा की जाती है, जूनियर स्टाफ के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, बुक कीपर बोलते हैं। और ये कौन करता है, सीनियर स्टाफ।
अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैं हर एक चीज़ साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है, सीनियर स्टाफ करता है, और इसको क्या बोलते हैं, जिसको स्टाफ को क्या बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग किसका काम है, अकाउंटेंट का, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटेंट का काम नहीं है, बुक कीपिंग कोई भी आ जाके कर सकता है, ठीक है। तो ये हमको डज नॉट गिव्स, यहां लिख लो आप, डज नॉट गिव्स कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं बची है, डजंट गिव कंप्लीट पिक्चर। और ये क्या अकाउंटिंग क्या होती है, हमको कंप्लीट पिक्चर देती है बिजनेस की, इट गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस थे बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में। तो आई होप आपको बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में अब जो डिफरेंस है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं आगे वाली टर्म्स की तरफ। तो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स जो है मैंने आपके बोर्ड पे लिखी है, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा, इंफॉर्मेशन, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में समझो तो ये दोनों टर्म्स जो है एक जैसी हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो एक जैसी टर्म्स है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की टर्म्स में देख रहे हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है। आप एक काम करो, आप साथ में नोटबुक बनाते रहो, नोटबुक पे हर एक चीज़ को नोट करते रहो, ताकि जब आप रिवीजन करने लगो, रिवीजन करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इनमें से ही आपके एमसीक्यूज भी निकल जाएंगे, राइट। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको टर्म्स करवा रहा हूँ, इसमें से आपके एमसीक्यूज निकल जाएंगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन। सिंपल फैक्ट, डेटा क्या होता है, सिंपल एक इनपुट डालते हैं हम बिजनेस में। जैसे मेरे पास कोई आया, सामान लेके आया, दैट इज डेटा, ठीक है। सॉरी, मेरे पास कोई आया, उसने मेरे से सामान खरीदा, चाहे वो कैश में खरीदा, चाहे वो उधार पे खरीदा, या मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने स्टॉक लाया, ये क्या डेटा है। डेटा को क्या करता हूँ, डेटा एक रॉ फॉर्म होती है, क्या होती है, रॉ फॉर्म होती है। और ये अकाउंटिंग में क्या होता है, इनपुट होता है। ये अकाउंटिंग में क्या होता है, इनपुट होता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं डेटा को क्या करता हूँ, डेटा को प्रोसेस करता हूँ, जब मैं डेटा को ऑर्गेनाइज करता हूँ, जब मैं डेटा को इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बनता है, आउटपुट बनता है। वो क्या बनता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा इज इनपुट और इंफॉर्मेशन क्या, आउटपुट। डेटा जो है वो, उसको मैं डिसीजन मेकिंग में यूजफुल नहीं रख मानता, ठीक है। मेरे पास कितना डेटा होता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेट सपोज आप कोई भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको कितना सारा डेटा होगा, आपको एक पूरे साल में आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की होंगी, कितनी बार सामान बेचा होगा, कितनी बार सामान खरीदा होगा, कितनी बार उधार पे दिया होगा, कितनी बार आपने मशीनरी खरीदी होगी, कितनी बार आपने सब कुछ किया होगा। ये सब क्या है, डेटा है, और ये रॉ फॉर्म में है। उसको फिर आप अकाउंट बुक में रखते हो, अकाउंट बुक में रखने के बाद उसको क्या करते हो, आप प्रोसेस करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और वो आपके पास एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म ले लेता है, राइट। फिर फाइनली आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है, ठीक है। वो आपकी इंफॉर्मेशन है और उसको आप डिसीजन मेकिंग में काम में ला सकते हो, राइट। तो आई होप आपको इस दोनों में भी डिफरेंस समझ में आ गया हो अच्छे से। आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म क्या है, आप इसको ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो क्या, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो एक्टिविटीज जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज की ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन्स, वो एक्टिविटीज जिनमें ट्रांसफर हो रहा हो गुड्स और सर्विसेज का, और ये सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, ये सिर्फ इनकी कोई मनी वर्थ होनी चाहिए, चाहे वो उधार में हो, चाहे वो कैश में हो, लेकिन इनकी कोई मनी वर्थ होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम बिजनेस में कर रहे हैं, जिसमें हम एक चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे मैंने सामान अपने पास था, मैंने दूसरे वाले को दे दिया, या मैंने किसी से सामान खरीद लिया, उससे सामान लिया, उसको पैसे दिए, तो ये क्या हो रहा है, चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इसमें हमेशा क्या होगा, मनी इन्वॉल्व होगी। जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक पैसे की ट्रांजेक्शन, जब तक पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक हम उसको ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्रोपराइटर क्या होता है, प्रोपराइटर होता है अ पर्सन हु
हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। एक प्रोपराइटर कौन है? वो पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। वो क्या करता है? ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन अ बिजनेस, ठीक है। वो क्या करता है? कैपिटल करता है इन्वेस्ट अपनी बिजनेस में, ठीक है। किस मोटिव से? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। पहले तो वो पर्सन जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं। वो क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, राइट। तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, किस पर्पज से? प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? अकाउंट। तो लिखो समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, ठीक है। जब हम समरी करते हैं, अब हमारे पास डेटा आ गया, डेटा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब मैंने उसको क्या करना है? समराइज करना है। मैंने उसको क्या करना है? अलग अलग हेड्स में डालना है। मैंने जैसे कैश वाली चीज़ें हैं वो कैश में डालूंगा, एक पर्सन का राम का अकाउंट है उसको राम वाले हेड में डालूंगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का अकाउंट है, बिल्डिंग का अकाउंट को मैं बिल्डिंग वाले हेड में डालूंगा। जिस हेड में हम डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। लेजर बुक में सारे के सारे अकाउंट आपको मिलते हैं। तो क्या लिखा है? समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन्स रिलेटेड टू पर्सन्स, ठीक है। कोई एसेट, कोई एक्सपेंस, ठीक है, जिससे भी रिलेटेड रह रही हो, ठीक है। चाहे वो इनकम हो हमारी, कोई इनकम, कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही है या जा रही है, उसका जिसमें मुझे रिकॉर्ड रखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट बोलते हैं। हम अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट बुक बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? कोई भी अकाउंट बनाना हो, जैसे मुझे मान लो कैश अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, तो ऊपर क्या लिखते हैं? हम कैश अकाउंट लिखते हैं। ये टी फॉर्म्ड है उसकी, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं हम अमाउंट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, राइट। समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब देखो, चाहे मेरे पास कैश आया हो तो कैश को मैं, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है, अगर डेबिट हो रही है तो मैं डेबिट वाली साइड लिखूंगा, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट वाली साइड लिखूंगा, राइट। अगर कैश आया और सामान बेचा, ठीक है, तो कैश किससे आया? टू सेल्स। कैश कैसे आया? सेल्स के साथ आया, राइट। चलिए अब अगर आगे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमारे पास अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को शेयर करते रहो ताकि और भी बच्चे जो हैं इसकी वीडियोस देखते रहें हमारी, ठीक है। और चलिए, अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। पहला पर्सनल, ठीक है, दूसरा रियल, और थर्ड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो कि किसी पर्सन वगैरह के ऊपर बनाया गया हो, किसी लिविंग पर्सन के नाम पे बनाया हो, जैसे राम का अकाउंट। और आपको पता है हम बिजनेस में हम किसी बिजनेस को भी पर्सन मानते हैं, तो कुछ भी किसी बिजनेस का, शर्मा एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये कोई भी पर्सन का नाम आ रहा है किसी भी, उसको हम कहाँ डालेंगे? हम उसको हम पर्सनल अकाउंट के हेड में डालेंगे। रियल अकाउंट मतलब
हमारे एसेट्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे हमारे एसेट्स जितने भी रहते हैं यहाँ पे वो आएंगे, ये उनके अकाउंट आएंगे। और नॉमिनल मतलब जहाँ भी जितने हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रहते हैं वो आएंगे। इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है इतने डिटेल में, मैं इसका अलग से टॉपिक लूँगा। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको हेडिंग बताई है कि कौन से हमारे पर्सनल होते हैं, कौन से रियल होते हैं, कौन से नॉमिनल होते हैं, ताकि आगे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप इसको रिकॉल कर लो। ठीक है, आपने अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल समझे होंगे, सुने होंगे कई बार। ठीक है, तो वो गोल्डन रूल जो है वो इन तीनों अकाउंट के ऊपर ही रहते हैं। पहला गोल्डन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल किसके लिए यूज करना है हमको? पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है, दूसरा रूल कहता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारे 3 गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के। इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के और कौन से अकाउंट के लिए कौन सा रूल रहता है। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा क्या रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था ड्यूरिंग वीडियो, तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया बोर्ड पे ही पहले डेफिनेशंस लिख दी हैं और अभी मैं आपको साइड एक एक करके 1 बाय 1 समझाता रहता हूँ। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी किसकी, नेक्स्ट मीनिंग है किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट जो कि एक पर्सन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो अमाउंट जो कि एक पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और कौन पर्सन? ऑनर। ऑनर जो है अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश की फॉर्म में होगा, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है उसने अपनी बिल्डिंग दे दी हो बिजनेस पर्पज के लिए, तो वो भी क्या है? उसके लिए एक कैपिटल है। ठीक है, बिल्डिंग का उसको एक रेंट आता था, लेकिन उसने बिल्डिंग को क्या कर दिया? उसने बिजनेस को दे दिया, तो ये क्या उसकी एक कैपिटल है। या उसकी एक पर्सनल कार थी जो कि उसने अब बिजनेस में लगा दी है, तो ये भी क्या उसकी कैपिटल है। राइट, तो देखो कैपिटल पे इंपैक्ट किस किस चीज़ों का रहता है? कैपिटल जो है वो इंक्रीज करती है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये कि कैपिटल इंक्रीज कैसे करती है, तो वो इंक्रीज कैसे करती है? या तो हम और कैपिटल इंड्यूस करें उसमें, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्रीज्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्रीज्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डिक्रीज्ड बाय ड्राइंग्स। ठीक है, और डिक्रीज किससे होती है? ड्राइंग से। अब ड्राइंग्स क्या होती है? तो हमने नेक्स्ट टर्म में क्या लिखा है? ड्राइंग्स। मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर। अब बिजनेस में से कई बार, मेरी एक शॉप है, मैंने उस शॉप में से कई बार दाल निकाल ली, चावल निकाल लिए, तो वो क्या कर रहा हूँ मैं अपने बिजनेस में से कोई चीज़ निकाल रहा हूँ ना। आपको पता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और एक पर्सन जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा था, सेकंड वीडियो में। तो बिजनेस और एंटिटी अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक पर्सन जो है अगर अपने बिजनेस में कोई सामान निकाल रहा है, तो मतलब उसमें से वो अपना सामान तो नहीं निकाल रहा ना, वो बिजनेस का सामान यूज़ कर रहा है। उसी सामान निकालने को क्या बोलते हैं? वो जो सामान वो विड्रॉ करता है, या कैश विड्रॉ करता है, या दोनों विड्रॉ करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। वो पर्सनल यूज़ के लिए रहती हैं। ठीक है, राइट। मैंने अपनी शॉप में से 2000 रुपये कैश निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज ड्राइंग्स। और ड्राइंग से क्या होगा? हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट क्या है? एसेट्स। बड़ी कॉमनली यूज टर्म है। एसेट्स क्या होता है? वैल्यूएबल्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। वो रिसोर्सेज जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, हमारे बिजनेस का कोई ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस की है, ठीक है, और उसकी एक मनी वैल्यू है, ठीक है, उसे हम क्या क्या कहते हैं? उसे हम एसेट कहते हैं। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? एसेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स। पहली टाइप कौन सी है हमारे पास? करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो कि हमारे पास
1 साल तक रहते हैं, वो एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाने हैं। जैसे कैश जो है हमारे पास 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, कैश रोटेट होता रहता है, इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाता है। वर्किंग कैपिटल आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है। तो कैश क्या होता है, कैश ज़्यादा देर तक नहीं रहता, स्टॉक ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास 1 साल तक नहीं रहती, उसको क्या बोलते हैं, जो 1 साल से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगी, वो क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कि हमारे पास 1 साल से ज़्यादा के पीरियड तक रहने वाले हैं। वो एसेट्स जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर के पीरियड तक रहने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इनकी 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम नहीं देख सकते। टेंजिबल की एग्जांपल आपको बताऊं तो बिल्डिंग, फर्नीचर, कार एटसेट्रा। और इनटेंजिबल क्या हो गया, हमारी गुडविल जो है, गुडविल इज द नेम ऑफ बिजनेस, ठीक है। गुडविल क्या होती है, गुडविल एक बिजनेस का नाम। जैसे आप हल्दीराम के प्रोडक्ट बाय करने जाते हो, लेकिन आप जब उसकी कभी आपने उसका बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा होगा तो वो आपको फ्रेंचाइजी देता है, वो आपको उसकी फ्रेंचाइजी देता है। वो क्या करता है, अपने बिजनेस का नाम बेचता है, ठीक है। वो नाम हमको दिखता नहीं है, वो नाम हम एक्चुअल में कहीं पे स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन उस नाम की एक वैल्यू है। तो वो क्या है, इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन स्टिल वो एक फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, राइट। थर्ड है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस वो एसेट्स जो कि एक्चुअल में नहीं होते, वो एसेट्स जो कि एक्चुअल में नहीं होते। ये कि होता क्या है, हमने कई बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी होती है। हमने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी किसी बिजनेस में, ठीक है। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है मेरे को आने वाले 10 सालों तक काम आने वाली है, वो मेरे को आने वाले 10 सालों तक काम आने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, मैंने 1 साल में 10 लाख रुपए खर्च किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस 10 लाख को एक ही साल में नहीं दिखाता। क्यों, क्योंकि वो मेरा लॉस होता है ना, ठीक है। अगर मैं एक ही साल में दिखा दूंगा 10 लाख रुपए का खर्चा, तो मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस 10 लाख को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करता हूँ। उसको मैंने 1-1 लाख के 10 पीरियड में डिवाइड किया, तो वो जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। उसको हम टाइम टू टाइम राइट ऑफ करते रहते हैं। तो ज़्यादा इसको मान के चलो, ये वो एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के पास होते नहीं है, लेकिन हम इनको राइट ऑफ करते रहते हैं, राइट। चलिए, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या है, ऑब्लिगेशन और डेट ए ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे। डेट क्या होता है, उधार। ऑब्लिगेशन मतलब जो भी उसको चीज़ें पे करनी है, तो वो चीज़ें जो कि बिजनेस को इन फ्यूचर कभी ना कभी पे करनी है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कशन में लाया था कि लाइबिलिटीज किस किस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हमने देखा था सेकंड वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसको अच्छे से जाके देख सकते हो, लेकिन अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। वो उधार जो कि बिजनेस ने कभी ना कभी चुकाना है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। ऑब्लिगेशंस और डेट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है और सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। करंट वही जो विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएंगी, ठीक है, विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएंगी, जो मोर देन 1 ईयर चलेंगी। इनकी एग्जांपल अगर बताऊं तो हमारे पास क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब वो लेनदार जिससे मैंने सामान खरीदा हुआ है लेकिन पैसे नहीं दिए, उसको मुझे 1 साल के अंदर अंदर पैसे पे करने होते हैं। तो अगर मैं 1 साल में पैसे पे कर रहा हूँ तो वो क्या मेरी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की एग्जांपल आपको बताऊँ तो इसमें क्या रहेगा, अच्छा इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। ये सब क्या, ये मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग चीज़ें जितनी भी होंगी वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी। और दूसरी लाइबिलिटीज़ में क्या आएंगी हमारे पास, जैसे हमने डिबेंचर्स, शेयर्स इशू किए हुए मार्केट में, डिबेंचर्स इशू किए हैं, या मैंने लोन लिया हुआ मार्केट से, ठीक है। शेयर और डिबेंचर्स तो अभी छोड़ो आप, वो अभी नहीं आएंगे, उसको छोड़ो। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन जो है आपके पास 10 साल तक चलेगा, तो वो लोन जो है वो क्या आपकी
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स नहीं बोलते इसको, लॉन्ग टर्म बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और हमको इस सेशन को यहीं वाइंड अप करना चाहिए ताकि आप भी बोर ना हो और अकाउंटिंग आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के जो टर्म्स हैं, जो आने वाली टर्म्स हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में रखते हैं पार्ट 2 में, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इन सारी टर्म्स को देखो, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आने वाले टाइम में और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और इनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच पाए। और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।